हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फाइनली द लास्ट चार्टर एक्ट। इसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी मानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट, 1813 में सेकेंड चार्टर एक्ट, 1833 जो मैंने कल पढ़ाया था आपका थर्ड चार्टर एक्ट, और फाइनली हियर इज 1853 द फाइनल चार्टर एक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was a milestone in the evolution of responsible government। मतलब ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाली है कि कैसे आपका ये चार्टर एक्ट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया में तैयार हो जाता है। ये जो रिस्पॉन्सिबल टर्म है ये 3 चीज़ों की वजह से आया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिंक करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे पहला तो ये कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट थे उसको अलग किया गया, टू सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि अब दोनों टॉपिक्स को समझा जा रहा है कि नियम कानून बनाना और उनका पालन करवाना ये दोनों अलग अलग काम है, तो इनके लिए अलग अलग बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अब जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे वो इंडियंस को भी अलाउ करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मैंने कल पढ़ाया था कि कास्ट, कलर, रेस इन सब के मामलों में अब जजमेंट नहीं होगा, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, और जो है और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पर ये दोनों जो है कि सेपरेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, और दूसरा कि गवर्नमेंट सर्विसेज मेरिट बेसिस पे सबको अलाउ करना, ये दोनों एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर इशारा कर रही थी। अच्छा, ये पास क्यों हुआ था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1833 का चार्टर एक्ट अब एक्सपायर होने वाला था, तो एक रिन्यूअल के लिए नया चार्टर एक्ट 20 साल बाद 1853 में पास हो जाता है। ये क्या करने वाला था? तो ये और रिफॉर्म्स लेकर आएगा, किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम में। देखो, जब किसी को शुरुआत में हम पे कॉन्फिडेंस लाना हो कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो आपके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कैसे आपके लिविंग स्टैंडर्ड को हम चेंज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश एक बार में ही इंडिया पे हमला कर देते, तो ये रिफॉर्म्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो इंडियंस का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें उनसे बहुत सारी गलती यानी कि लूप होल्स भी हम लोग पाते हैं कि इंडियंस को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, मॉडर्न बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पिछड़े थे, हमारा सोच जो है वो मॉडर्न नहीं था, तो वो ये सिखाना चाहते थे कि कैसे वो लोग ओवरलॉर्ड बन के हम लोग को सिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना सा पॉइंट पहले क्लियर है। अगर अगले स्लाइड पे हम लोग जाएँ तो हम लोग पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में। ठीक है, मेन फीचर्स एक एक करके मैं 10 पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। सबसे पहला है आपका कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब मेनली पीरियड था, कार्यकाल था, उसको ख़त्म नहीं करता है बल्कि कंटिन्यू कर देता है। और कंटिन्यू ऐसा करता है कि अब तो पहले तो कम से कम ये था कि हर 20 साल के बाद आपको परमिशन मांगना पड़ेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स रूल इन इंडिया एंड दिस एक्ट डिड नॉट फिक्स, मतलब कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया गया, कोई भी टर्म फिक्स नहीं किया गया कि ये 1853 से क्या 1873 तक ही रूल करने वाले हैं, ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं किया गया। मतलब जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे रूल करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल इनलार्ज्ड। 1833 में मैंने आपको बताया था कि एक लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई थी जो कि मेनली लॉ मेकिंग पे काम करेगी। ठीक है, लॉ मेकिंग पे काम करेगी। ओके, अब देखो, अगर हम लोग को अच्छे से समझना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने वाली है। जैसे आज हमारी पार्लियामेंट काम करती है, हमारे लिए नियम कानून बनाती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी लॉ मेकिंग पे ध्यान देने वाले थे। और जो बिल्स हैं, जो आगे चलकर एक्ट बनते हैं, अगर वो
पास हो जाते हैं तो उन बिल्स पे ये डिबेट करेंगी, ठीक है, ओपनली। तो समझो कि बेसिकली एक मिनी पार्लियामेंट बन के तैयार हो चुका था। और जो गवर्नर काउंसिल थे जिनको असिस्ट करने के लिए पहले 4 मेंबर्स थे, इसके नंबर को इस एक्ट ने 1853 ने बढ़ा दिया। याद रखना कि अब 4 नहीं बल्कि 6 काउंसिलर्स रहेंगे लॉ मेकिंग बॉडी में, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने वाले हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग या कोई बिल पास करने में। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके लेजिस्लेटिव विंग्स का वो 6 हो चुका था। एक्स्ट्रा मेंबर्स यानी कि एक्स्ट्रा न्यू मेंबर्स जो है वो 6 ऐड कर दिए गए थे, न्यू मेंबर्स, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के साथ 6 और मेंबर असिस्ट करेंगे उनको लॉ मेकिंग बॉडी में, ओके। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेपरेशन पे अब बेसिकली फोर्स करते हैं कि सेपरेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है। अगर आप दोनों का काम किसी एक को ही दे दोगे, जैसे आज टीचर्स का हाल होता है कि जब वोटिंग्स चलते हैं तो टीचर्स को ही दे दिया जाता है कि आप जाके सब कुछ इलेक्टोरल रोल सब देखो, चेक करो। वैसे ही अभी इसे सेंसस होने वाला है तो टीचर्स को रोल दे। तो होता क्या है कि टीचर का जो बेसिक काम है बच्चों को पढ़ाना, बस वही नहीं हो पाता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। तो वही बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर से हम लोग को ये फ्रीडम मिलता है कि हम अपने काम को और अच्छे से और एफिशिएंटली कर सके। तो सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी था कि लेजिस्लेटिव मामला अलग होता है, एग्जीक्यूटिव मामला अलग होता है। नियम बनाना अलग काम है, नियम को पालन करवाना अलग काम है, ठीक है। तो पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट कर दिए गए एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, ठीक है। दिस वॉज अ प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके हर एक चीज़ों के लिए, हर मैटर के लिए अलग बॉडी बनाई जाएगी, तो मान लो अगर आपको लॉ मेकिंग से कोई प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि कोई नियम जो है वो आपके अगेंस्ट बनाए गए हैं या आपके लायक नहीं है, तो आप लॉ मेकिंग बॉडी के पास क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, आप उनसे सवाल पूछोगे। और जब आपको लगेगा कि एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रही, तो एग्जीक्यूटिव में आपके जैसे मान लो पुलिस आ जाते हैं, ठीक है, जितने IAS IPS सब एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव बॉडी से क्वेश्चन करोगे। मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब बढ़ गई, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो UPSC, एक टाइम पे बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, मतलब ये एग्ज़ाम इंडिया में होता भी नहीं था। तो पहली बात तो पढ़ाई इतनी टफ, और आपको एग्ज़ाम देना भी है तो आपको लंदन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो अब जो है ऑल इंडियंस वे डिक्लेयर्ड एलिजिबल, सबसे बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये हम लोग को बिल्कुल डॉग्स की तरह ट्रीट करते थे, और फाइनली अब जाके इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम कास्ट बेसिस पे या कलर बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना देखते हुए जॉब देंगे तो फिर आगे चल के ये इनके खिलाफ ही एक वॉर का काम करेगी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडियंस को भी जॉब्स ऑफर किए जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वॉज टू बी मेड थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेगा वो आपके सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाएगा, जैसा कि अभी होता है, ठीक है। आपका 5वां पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेचर एम्पावर्ड। जैसे कि मैंने बताया था कल के चार्टर एक्ट में कि एक सेंट्रल लेजिस्लेचर बॉडी स्टैब्लिश हो गई थी, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो इस सेंट्रल लेजिस्लेचर को ये आदेश दे दिया गया कि आप पूरे इंडिया के लिए, अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा हुआ है, ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट में कि अब इन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को, बेसिकली जो ब्रिटिश पोजेशंस थे जिन पर इन्होंने कब्जा किया था, उसको इन्होंने ब्रिटिश इंडिया घोषित कर दिया। मतलब अब हमारा इंडिया इंडिया नहीं रहा, वो ब्रिटिश इंडिया बन चुका है। और इस पूरे ब्रिटिश इंडिया पे नियम कानून बनाने के लिए इस सेंट्रल लेजिस्लेचर को पावर दे दी गई, ठीक है। और ये पावर दिन पर दिन देखते ही देखते बढ़ती ही चली गई, ओके। नेक्स्ट है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट से आपका सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ओके। लेकिन ये वो पहला एक्ट है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है,
इस पे सेंट्रलाइज्ड पावर लेना, और इससे क्या होता है, जैसे कि मान लो इंडिया पे मैंने कल ही बताया था कि इंडिया पे अगर आप एक जगह पे रह के पूरी इंडिया पे कोशिश करोगे रूल करने का, तो वो तो कोई एम्पेरर भी नहीं कर पाए थे ढंग से, एक आध दो को छोड़ के, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, हर जगह पर ध्यान देना इक्वली ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब ये लोग करेंगे पावर टू मेक लॉज ऑन लोकल मैटर्स वॉज गिवन टू द प्रेसिडेंसीज। तो यानी कि जो लोकल मुद्दे होते हैं उन पर जो है वहाँ के लोकल लोग ही नियम कानून बना सकते हैं। जैसे कि आप देखो हायरार्की होता है ना कि पीएम होते हैं पूरे कंट्री के लिए, सीएम होते हैं स्टेट के लिए, फिर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डीएम होते हैं, वैसे ही आप लोकल लेवल पे जाओगे तो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है। तो ये हायरार्की इसलिए किया गया है ताकि सारा का सारा पूरे कंट्री का भार अगर पीएम पे आ जाए तो क्या वो संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इन चारों की मदद लगेगी, एक पीएम को, एक सीएम को, इन तीनों की मदद लगेगी। तो धीरे धीरे जो है पावर जो है वो लोकल मैटर्स के लिए लोकल लोगों को देना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से एक्ट में आपका डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगला आता है नो चेंज इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो नियम कानून बनाया जा चुका है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा उसका पालन करवाना, ठीक है। जैसे हमारी पुलिस हो गई, आर्म फोर्सेस हो गई, मैं बेसिकली ये सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है। तो द साइज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिमेन द सेम, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया, 4 के 4 ही रहे। गवर्नर जनरल स्टिल रिटेन द वेटो पावर। वेटो पावर मतलब कि आप असिस्ट कर सकते हो लेकिन आप उनको बाउंड नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये जो काउंसिल है ये असिस्ट यानी कि हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। अगर ये कोई फैसला सुनाती है, मान लो कि 4 लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हमें इस रास्ते जाने, लेकिन गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, तो ये इस फैसले को रोक भी सकता है। मतलब वो बाउंड नहीं है कि उसको फॉलो करना ही है। तो जब लेजिस्लेटिव विंग्स तुम्हारे लॉ मेकिंग के लिए बनाई जा चुकी थी तो फिर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगा? तो ये वैसे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेगा, फॉर एग्जांपल होम रूल, मिलिट्री और फाइनेंस को देखेगा ये, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, नो प्रोविजन फॉर द इंडियन रिप्रेजेंटेशन। देखो इंडियंस को मेरिट बेस पे ओपन कंपटीशन तो दे दिया गया, लेकिन नो इंडियंस वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ना लेजिस्लेटिव विंग में ना एग्जीक्यूटिव विंग में अभी कहीं पे भी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जो कि सबसे बड़ा लूप होल होता है। क्योंकि अगर आप हमारे लिए ही नियम कानून बना रहे हो और इंडियंस ही उसमें शामिल नहीं है, इंडियंस वेयर नॉट इंक्लूडेड, तो फिर ये कहाँ से सही है? ओके तो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टिल कंसिस्टेड ऑफिशियली मेंबर्स ओनली, यानी कि जिन्होंने बस ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम किया है या ब्रिटिश पार्लियामेंट पे जिनको ट्रस्ट है, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया, किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया। अगला आता है फाइनेंशियल प्रोविज़न। देखो अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था यहाँ पे कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए नियम कानून बनाएगी, लेकिन अगर नियम कानून बनाएगी तो बेसिकली जो पैसा है वो भी ब्रिटिश से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द कंपनी वॉज स्टिल रिक्वायर्ड टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्च होंगे इस प्रशासन को संभालने में वो कहीं और से नहीं बल्कि हम ही लोग टैक्स पे करेंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने, मीन्स दे चेंज हाउ इंडिया वॉज गवर्न, इंडिया पे कैसे गवर्नमेंट काम करेगी ये तो उन्होंने बदल दिया, बट डिड नॉट यूज ब्रिटिश टैक्स पेयर मनी। लेकिन ब्रिटिश के टैक्स पेयर का पैसा इंडिया में यूज नहीं कर रहे हैं ये लोग, बहुत शातिर रहे। अभी भी टैक्स जो है वो हम इंडियन से ही ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इंडियंस में भी कौन, जो पीजेंट्स होते हैं उनसे भी ये लोग टैक्स ले रहे हैं, चाहे क्रॉप्स अच्छे से आए या ना आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आया, अभी भी जो बर्डन है वो आपके इंडियंस पे ही था। लास्ट पॉइंट है इसका, मेन फीचर्स में है द एक्ट अलाउ द क्राउन टू इशू ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस फॉर इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो क्वीन या किंग जो भी रहे, बेसिकली उस टाइम पे किंग थे, क्वीन थी, ठीक है। अब वो क्वीन डिसाइड करेगी कि हमारे इंडिया में कौन से ऑर्डर पास होंगे, कौन सा रूल्स आएगा, कौन से रेगुलेशंस आएंगे। तो सारा का सारा पावर इस क्राउन को दे दिया गया, यानी कि जो इस गद्दी पर बैठेंगे वही इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे।
एंड दे प्रॉमिस्ड अस, वो हम लोग को ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे देश में पीस लेकर आएंगे, शांति रहेगा, सब लोग बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा और गुड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। ये उनका वादा था। तो ये सब मेन फीचर्स में आ गए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस एक्ट से। तो प्रीवियस एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ज़रूर, ओके, लेकिन वो सेपरेटेड नहीं की गई थी। और 1853 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया गया है। पहले गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर्स थे और अब गवर्नर जनरल के साथ 6 मेंबर हैं। तो यहाँ पर टोटल होता है 5 और यहाँ टोटल होता है 7। पहले जो है इंडियंस के लिए ये बात छेड़ी जरूर गई थी, मतलब थ्योरी में था, थ्योरी, कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले एक्ट में सर्विसेज के लिए इंडियंस को भी अलाउ कर दिया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। और इस वाले एक्ट में 1853 में ये चीज़ हो गया इन प्रैक्टिस, ठीक है, कि ओपन कंपटीशन होगा, जो लोग एलिजिबल होंगे, जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वो बेसिकली आपके सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे। लॉ मेकिंग पावर पहले सेंट्रलाइज था, 1833 तक सेंट्रलाइज था, लेकिन अब जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर को एम्पावर जरूर किया गया, लेकिन याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लोकल मैटर्स पे लोकल रूलर्स को ही पावर दे दिया गया था। क्या पहले कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन था? बिल्कुल नहीं था और अब भी नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पहले लिमिटेड था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये लोग प्रेसिडेंसीज को लोकल मैटर पे पावर देना शुरू कर देंगे कि तुम जहाँ पे रूल कर रहे हो, बेसिकली ये प्रेसिडेंसीज भी इनके अंडर ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नाउ दे आर फ्री और दे गॉट फ्रीडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही, लेकिन लोकल मैटर्स पे ये ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिकली लोकल मैटर्स काफ़ी पेटी मैटर्स होते थे और इस पे कौन ध्यान दे जाके, तो ठीक है भैया तुम ही करो। तो इसलिए क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर आपको मेमोरी ट्रिक याद रखना है तो आप ओपन याद रख सकते हो, ओपन, ओ से आप याद रखो ओपन कंपटीशन, पी से याद रखो पावर सेपरेटेड, ई से याद रखो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव सेपरेटेड, उसके बाद एन से याद रखो कोई इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ओके। अगला आता है आपका दिस एक्ट ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज इन थ्योरी। तो जो तैयारी आप अभी कर रहे हो वो देन किसका है, 1853 के चार्टर एक्ट का। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना बनता है, ओके। वन लाइनर में वही चीज़ है, पहले तो 1853 जिसको हम लोग बेसिकली, अब ये मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत आ गया है, वो डिस्पैच में बाद में पढ़ाऊंगी। आपको याद रखना है कि कंपनी ने अपने टर्म को कंटिन्यू रखा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसके मेंबर्स बढ़ गए, 4 से 6 हो गए। मेजर रिफॉर्म क्या हुआ, सेपरेशन। सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है कि लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग को सेपरेट कर दिया गया। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्या कोई इंडियन थे? नहीं थे, ठीक है। नेचर क्या था इस एक्ट का, प्रोग्रेसिव था, मतलब असर दिख रहा था कि कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी भी जो प्रोसेस है वो अनडेमोक्रेटिक था, बिकॉज यू आर नॉट इंक्लूडिंग द इंडियंस, ओके। सिग्निफिकेंस क्या था, आगे आने वाले फ्यूचर रिफॉर्म्स इसी चार्टर एक्ट के बेसिस पे बनाए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। योर यूपीएससी सहेली। थैंक